हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक कैलकुलेशन बताया था जिसका नाम था कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। यानी कल चंदा के सब्सक्रिप्शन के कैलकुलेशन के बारे में हमने बताया था कि जब चंदा का हम कैलकुलेशन वर्तमान वर्ष में करेंगे तो उसका कौन कौन चीज़ में जोड़ा जाएगा और कौन कौन से उसमें मद घटाए जाएंगे और फाइनली क्या आएगा तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। उसी कड़ी को आगे आज बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। सैलरी का कैलकुलेशन, उसका हिसाब करंट ईयर में हम कैसे निकालेंगे। मैं यह बताऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं प्रकाश सर और आप मुझे देख रहे हैं शर्मा क्लासेस में। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपको लगता है कि मेरा टॉपिक जो बहुत ही कम लोग बनाते हैं इस टॉपिक पे और बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं या पढ़ते भी हैं तो कुछ टॉपिक जो क्लासों में बता दिया जाता है फिर दोबारा वह टीचर तो बताता नहीं, लेकिन वह बच्चे यदि मेरे इस चैनल से जुड़ जाएंगे तो उनको एक ही विषय पे बार बार अपना क्यूरी, अपना समाधान निकालने के लिए मेरा वीडियो को बार बार देखकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि मेरा तो एक बार वीडियो जो अपलोड कर दूंगा वो तो हमेशा रहेगा, लेकिन वह जहाँ कोचिंग कर रहे होंगे या जिस कॉलेज में वह लेक्चर सुन रहे होंगे, एक बार लेक्चर ख़त्म हो जाने के बाद, एक बार कोचिंग की क्लास ख़त्म हो जाने के बाद वही विषय पर उसी मैटर पर यदि वह बच्चा दोबारा क्लास में पूछने जाता है तो उसको हेजिटेशन होता है कि और बच्चे क्या बोलेंगे, सर क्या बोलेंगे, कल तो मैंने इसे पढ़ाया था और आज नहीं समझ रहे। वैसे कंडीशन में यह मेरा वीडियो उसके लिए रामबाण इलाज होगा और उसका जो समस्या होगा वो उसका समाधान मेरे इस वीडियो के माध्यम से होगा। तो यदि आपको लगता है कि सही में यह वीडियो आज के पढ़ने वाले बच्चों के पास जाना चाहिए तो ज़रूर सब इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और आपसे भी आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ सके और मैं इसी उत्साह के साथ में अगला वीडियो आपके लिए फिर से लाऊं। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज सैलरी। यानी कि सैलरी का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो सैलरी का कैलकुलेशन करने के लिए क्या हमको चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ करेंट एक्सपेंडिचर दैट इज सैलरी। यानी हम सैलरी का कैलकुलेशन इस मेथड से हम करेंगे। इसमें हमको सबसे पहला चीज चाहिए सैलरी, ठीक है ना। टू सैलरी पेड इन करेंट ईयर। चालू वर्ष में उस संस्था द्वारा अपने एम्प्लॉय को कुल कितने वेतन दिए गए वह चाहिए। तो जब यह पता चल जाएगा आपको कि चालू वर्ष में उस संस्था द्वारा कितना राशि भुगतान की गई सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में, तो उसको आप अमाउंट कॉलम इधर लिख लीजिएगा। इसके बाद कभी कभी ऐसा होता होगा या तो चंदे से चलने वाली संस्था है, डोनेशन से चलने वाली संस्था है, किसी कारणवश फंड का अभाव हुआ होगा और प्रीवियस ईयर में किसी एम्प्लॉय को वेतन नहीं दिया गया होगा तो उस वर्ष में वह जो सैलरी है उसके लिए क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग, यानी बकाया रह, अदत रह गया। यानी सैलरी उसका देने से संस्था रह गई तो उस सैलरी को करंट ईयर में जोड़ दिया जाएगा। यानी जो पिछले साल सैलरी नहीं मिला वह आगे साल वाले सैलरी में उसको जोड़ कर मिलेगा एज ए एरियर। सीधा समझिए, एज ए एरियर। सामान्यतः आप इस भाषा को समझिए एकदम सूक्ष्म तरीका से। आप कहीं भी काम करते हो, कोई जरूरी नहीं कि वह गैर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ही हो, आप प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करते हो और कंपनी आपको लगातार सैलरी देते आ रही है, लेकिन किसी मंथ में फाइनेंशियल
प्रॉब्लम की वजह से या अन्य किसी कारण से आपको सैलरी नहीं मिला, तो वह सैलरी उस कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग, यानी बकाया अदत रह गया, और वह सैलरी नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट मंथ में आपको जोड़कर मिलता होगा। मिलता है ना? यदि मिलता है तो आप बताइएगा, क्योंकि मिलना तो है ही है भाई। इस महीने में नहीं दिए तो अगले महीने में दीजिए। तो उसको हम, जो सैलरी पीछे नहीं मिला, उस सैलरी को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो नेक्स्ट ईयर में उसको जोड़ कर दिया जाता है। तो इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर, यानी कि वर्तमान वर्ष का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको हम इसमें जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे, अमाउंट लिखेंगे। तो करंट ईयर का टोटल सैलरी और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों को मिलाकर यहाँ जो आएगा वह टोटल सैलरी होगा। इसका उदाहरण भी दे दें। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का सैलरी है, किसी एम्प्लॉय का सैलरी है 10,000। किसी एम्प्लॉय का सैलरी कितना है? 10,000 पर मंथ। ठीक है, 10,000 पर मंथ। और उस एम्प्लॉय को 12 महीने के लिए कितना मिलना चाहिए? तो 10,000 गुने 12 इक्वल टू 12,000 मिलना चाहिए। यही उसका सैलरी हुआ एक साल का। लेकिन अगर उसको नहीं मिला किसी मंथ का, मान लीजिए 2 महीने का नहीं मिला, तो कितना मंथ का मिला? तो 10,000 गुने 10, यानी कि 10 महीने का मिला, यानी कि 10,000 उसको 1,00,000 रुपये उसको मिल गया। ठीक है, 1,00,000 रुपये उसको मिल गया। 12 महीने का 1,20,000 रुपये हो रहा है, और 10 महीने कितना हो रहा है? 1,00,000 रुपये हो रहा है। तो 20,000 रुपया उसको, यानी कि 2 महीने का जो सैलरी है उसको कम है, तो वह सैलरी क्या कहलाएगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी कहलाएगी। कितना? 20,000। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,20,000। तो इसी तरह से जो करंट ईयर का पेड सैलरी है, जो भुगतान सैलरी, उसको लिख लेंगे, और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको लिख लेंगे, और दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल सैलरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल सैलरी हो जाएगा। ये टोटल सैलरी हो गया। अभी बात नहीं बनता है, अभी और भी काम है इसमें। नेक्स्ट क्या काम है? तो इसमें घटाना है। तो क्या घटाएंगे? लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर। पिछले साल का यदि कोई बकाया है, पिछले साल का यदि कोई बकाया है, तो इसको इसमें से घटा लेंगे। ये टोटल सैलरी में से प्रीवियस ईयर का सैलरी घटा लेंगे। उसके बाद जो बचेगा यहाँ आ जाएगा इसके नीचे। अब इसके बाद इसमें जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? प्रीपेड सैलरी प्रीवियस ईयर। प्रीपेड मतलब पूर्वदत्त, यानी पहले से ही भुगतान कर दिया गया। जैसे यहाँ किसी एम्प्लॉय का 10,000 सैलरी है और 12 महीने का 1,20,000 होता है, लेकिन उसको 10 महीने का मिला 1,00,000 रुपया, तो 20,000 उसको क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग हो गया। यही कंडीशन अगर बदल दिया जाए, मान लीजिए किसी का सैलरी 10,000 है और उसको 12 महीने के बदले ना 10,000 गुने 12 महीना के बदले उसे कितना महीने का मिल गया? 13 महीने का। तो कितना हो जाएगा? 1,30,000। तो उसका एक्चुअल सैलरी जो था वह 1,20,000 ही होना चाहिए, लेकिन उसका वास्तविक वेतन कितना हुआ 12 महीने का? 1,20,000। माइनस कीजिएगा तो कितना है? 10,000। इन 10,000 ये एडवांस ले लिया है, ज्यादा ही ले लिया है। तो ज्यादा ले लिया है तो उस वर्ष के लिए वह प्रीपेड हो जाएगा, यानी पूर्वदत्त हो गया, यानी कि देना था अगले वर्ष में, ले लिए करंट ईयर में।
ऐसा भी कभी कभी आप लोगों के साथ होता होगा। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, साल का अंतिम महीना है और उस महीना में आपको कोई काफ़ी ज़रूरत वाला काम पड़ गया, तो आप मालिक से जाकर बोलेगा ना कि मालिक इस मंथ में आप तो सिर्फ हमको 1 ही महीने का दीजिएगा, लेकिन हमको ज़रूरत है 2 महीने का पैसे का, तो कृपया नेक्स्ट मंथ का भी आप इसी महीने में हमको पैसा दे दीजिए ताकि मेरा काम चल जाए और आप अगले महीने में इसको काट लीजिएगा, ठीक है ना, या 2 महीने में काट लीजिएगा, जैसा आपको सुविधा लगे वैसे आप काट लीजिए। होता है, कंडीशन किसी के साथ भी होता है। तो वैसे सिचुएशन में जब आप एडवांस ले लेते हैं तो वह कंपनी के लिए, वह संस्था के लिए वह क्या होता है, प्रीपेड हो जाता है, पूर्वदत्त हो जाता है और उसको इसमें से जोड़ा जाता है, प्रीपेड सैलरी को जोड़ा जाता है। जोड़ दिए, जोड़ने के बाद आपका आ गया टोटल सैलरी। फिर अब आइए आप फिर आप इसमें लेस प्रीपेड सैलरी, यहाँ पे सिंबल देते हैं प्लस का, लेस प्रीपेड सैलरी ना दिस ईयर यानी करंट ईयर बिलोइंग नेक्स्ट ईयर। यह जो प्रीपेड था वो प्रीवियस ईयर का था, इसलिए सैलरी में जोड़ा गया। यह जो प्रीपेड है यह अगले वर्ष का है, इसलिए इसको हम घटाएंगे। पिछले वर्ष के प्रीपेड को हम जोड़ेंगे और अगले वर्ष के प्रीपेड को हम घटाएंगे। तो अगले वर्ष के प्रीपेड को यहाँ घटा देते हैं और घटाने के बाद जो राशि बचती है इसको क्या करते हैं, तो करेंट ईयर सैलरी, उसको वही होता है उसका करेंट ईयर सैलरी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में उसको दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि टोटल सैलरी कितना भुगतान हुआ, कितना बकाया रह गया सैलरी उसको जोड़ देंगे, कितना सैलरी प्रीवियस ईयर का बकाया था उसको घटा लेंगे, करेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का प्रीपेड सैलरी जो है उसको जोड़ देंगे और प्रीपेड सैलरी बिलोइंग द नेक्स्ट ईयर का जो होगा उसको हम घटा देंगे। यह जोड़, यह घटाओ, फिर जोड़, फिर घटाओ, ये जोड़ घटाव करने के बाद जो बचेगा वह जो एक्चुअल सैलरी होगा वह करेंट ईयर का सैलरी होगा और यह सैलरी कहाँ लिखाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस सैलरी कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सैलरी अकाउंट में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक आप मेरे वीडियो में बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।